नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। ठीक दोस्तों, यानी कि क्लास 10वीं के जो है आपका भौतिक विज्ञान। आज हम लोग उस भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में, उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। ठीक दोस्तों, समझ गए? तो चलिए अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब के हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो को ठीक है क्या कीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, समझ गए आप लोग? तो चलिए शुरू करें एक एक प्रश्न को। ठीक दोस्तों, चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं। ये जो आपका पीडीएफ है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप शानदार तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कीजिएगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना, शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो आप जारी रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? आपके ऊपर बहुत लोगों का भरोसा है, अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि आपके ऊपर आपके मम्मी पापा का भरोसा। अगर आप एक बार भरोसा तोड़ देते हैं तो फिर दोबारा भरोसा फिर अपने आप पर जमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आप लोगों को सतर्क होकर, सावधान होकर, शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक, किसी के बातों में आना नहीं है। ठीक ना, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं अब बिना विलंब के हुए क्लास को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं ना कि जब प्रकाश की किरण जब गमन करती है ना, तो वह सीधी रेखा में ही गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। ठीक ना, किसी भी दिशा में गमन नहीं करती है। अर्थात आपका जो प्रकाश का किरण होता है ना, वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक दोस्तों, समझ गए? अगर आप लोग इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपके घर में खिड़की होगा ही ना। ठीक दोस्तों, आप क्या कीजिएगा कि रूम को पैक कर दीजिएगा, खिड़की खोल दीजिएगा सन के तरफ, यानी कि सूर्य की तरफ। जब उधर से आपका जो प्रकाश आएगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश जो है ना आपका सीधी रेखा में ही आ रहा है। ठीक दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं आ रहा है। अर्थात इससे हमको पता चलता है कि प्रकाश जो है आपका सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक दोस्तों, समझिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? एक नंबर के प्रश्न को कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है साहब? ठीक ना, अगर डाउट हो ना तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ यहाँ दिक्कत हुआ है, आप हमको फिर से बताइए प्लीज। तो हम आपको फिर से बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिए। अगर आप लोग जानते हैं ना एक एक प्रश्न का उत्तर, तो कमेंट में इसका उत्तर बताने की प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको दे ही दूंगा इस एक एक प्रश्न का उत्तर। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा हमारे प्रश्न पर। ठीक ना, चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। भैया, प्रकाश का वेग जो होता है ना, प्रकाश का मोमेंट वेग, ठीक ना, वह न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या फिर कांच में होता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, यह जो प्रकाश का वेग होता है ना, प्रकाश की चाल, वह कांच में सबसे कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। ठीक दोस्तों, समझिए आप लोग? शानदार तरीके से निर्वात यानी कि वैक्यूम, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेग। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? शानदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है यहाँ तक? ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस? दोस्तों अब देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो क्या लगा हुआ रहता है? एक दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक दोस्तों, दर्पण लगा हुआ रहता है। लेंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ही नहीं। ठीक ना, दर्पण। अब आप बताइए कि दर्पण यहाँ पे आपका तीन प्रकार का दर्पण दिया हुआ है। समतल दर्पण तो रहेगा नहीं। ठीक ना, आप बताइए कि उत्तल दर्पण रहेगा या फिर अवतल दर्पण रहेगा? अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर ना, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिएगा। यह जो चैट सेक्शन है, यह जो कमेंट सेक्शन है, यह सब चीज आपके लिए ही रखा गया है। ठीक दोस्तों, जितना हो सके उतना आप जो है इसमें कमेंट करिए। ठीक ना, आप अगर प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, आपको बस शानदार तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक, तो चलिए अब बताइए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक तीसरा प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं उसके बाद चौथा प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा पकड़िएगा प्रश्न को। ठीक ना,
चलिए प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, फिर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमको तो जहां तक पता है समतल दर्पण और उत्तल लेंस का तो प्रयोग कदापि किया ही नहीं जाता है मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक ना। लेकिन उत्तल दर्पण का किया जाता है या फिर अवतल दर्पण का किया जाता है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा बी या सी में। अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताइए बी या सी इसका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए इसका उत्तर, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में जो है ना आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक ना, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से 4 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है ना आपका, वह कैसा होता है भैया? तो वह काल्पनिक होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। और सिर्फ कल्पना किया हुआ रहता है, कुछ क्षण के लिए बना रहता है, जैसे ही आप उसके आगे जाते हैं जैसे ही आपका वहां पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। जैसे ही आप वहां से हट जाते हैं तो ही वह फिर खाली हो जाता है, अर्थात वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण। समतल दर्पण कहने का अर्थ यही हुआ, तो आप लोग दर्पण देखते हैं घर में, जो आपका घर में मिरर लगा हुआ रहता है तो समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, कोई डाउट नहीं है, डाउट क्लियर है एकदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, या फिर ल्यूमेन, या फिर ल्यूमेन होता है, या फिर लक्स होता है, या फिर एंगस्ट्रम होता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग जानते हैं ना लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो फटाफट से इसका उत्तर आप कमेंट में बताने की प्रयास कीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह डायऑप्टर होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। समझ गए, ज्यादा जटिल नहीं है, सरल ही है, ठीक ना, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो है हम लोगों के पास टोटल का टोटल 60 प्रश्न है। ठीक दोस्तों, इसलिए हम लोगों को थोड़ा लेट भी लग सकता है, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे बारीकी से। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए तो 7वां प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, अर्थात जो प्रकाश की किरण होता है ना उसका जो पथ दर्शाने वाला चित्र होता है ना, उस चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, फिर फोकस कहा जाता है, या फिर किरण पुंज कहा जाता है, फिर या फिर इनमें से सभी कहा जाता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग किरण आरेख का नाम सुने, ठीक ना। किरण आरेख का जो कार्य होता है वह क्या होता है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने का कार्य होता है, पथ दर्शाने का कार्य होता है। पथ मतलब रास्ता दर्शाने का कार्य होता है, किसका? किरण आरेख का। ठीक दोस्तों, किसको पथ दर्शाता है? तो प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाता है, कौन? किरण आरेख। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 7 नंबर का प्रश्न शानदार तरीके से, ठीक ना, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा और पकड़िएगा एक एक प्रश्न को, ठीक ना। पकड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप हाथ से पकड़िएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक ना। बस आपसे हम लोग जो है जस्ट जोकिंग करते हैं, ठीक ना, बस आपको मन लगने के लिए, ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि 2D यानी कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग पता है कि फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। अगर आप दो डायोप्टर वाले क्षमता का लेंस का अगर फोकस दूरी निकालेंगे ना तो आपका 50 सेंटीमीटर लिखेगा, ठीक ना। आप जो है इसका जो है क्या सरलीकरण करके देख लीजिएगा, आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा, ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के बाद 9वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों चलिए फिर से वही प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, ठीक ना, समझ गए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों उत्तल लेंस का जो है ना फोकस का जो अंतर है ना वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक। उसकी क्षमता उस क्षमता आपको बताने के लिए कह रहा है कि डायोप्टर बताने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर जो है ना, तो इसका जो डायोप्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो वह तो प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। वही है जो 8 नंबर का प्रश्न है, वही 9 नंबर का ही प्रश्न है। जरा यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, आप पकड़िएगा बात को जरा, यही कि आप देखिए कि आपको प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है, कहां कहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है
और एक प्रश्न को पूछने का कितना तरीका होता है। ठीक दोस्तों, आप यह चीज भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक 9 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा 10 नंबर के प्रश्न को। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे होता है ना कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, उसी तरह प्रकाश के समूह को जो है आप किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। कई मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए आप हल्के में नहीं लेना है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा गौर फरमाइएगा। ठीक ना, तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ये जो आपका उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना भैया, वह आपका क्या होता है? तो वह आपका धनात्मक होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता वह ऋणात्मक होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए वही प्रश्न आ गया 12 नंबर का प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा। वही आया कि नहीं आया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 11 और 12 नंबर के प्रश्न को शानदार तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। भैया आप बताइए कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, फिर द्विउत्तल लेंस कहते हैं, फिर अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का और दूसरा नाम क्या है, अगर आप जानते हैं ना, तो फटाफट से इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो और भी ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपका उत्तल लेंस को जो कहा जाता है वह अभिसारी लेंस भी कहा जाता है उत्तल लेंस को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। 13 नंबर के प्रश्न को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो ना, तो चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिएगा। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए। डाउट क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कहीं भी डाउट लगे कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, आप फिर से बताइए, तो मैं जो है आपको फिर से बताने की प्रयास करूंगा। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे शायद साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों अवतल लेंस को जो है आपका अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया जरा ध्यान दीजिएगा और पकड़िएगा प्रश्न को। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग मेरे बताने से पहले अगर आप लोग जानते हैं कि किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया नहीं जाता है, अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों का जो एकमात्र ऐसा चीज है जो जिस यानी कि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है भैया मिट्टी से लेंस कदापि नहीं बनाया जाएगा। जल से भी बनाया जा सकता है, ठीक ना, कांच से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से आपका लेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 15 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए 15 नंबर के बाद मिलते हैं 16 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है भैया कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा हमेशा। ठीक दोस्तों, समझ गए। यानी कि उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक 16 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों यहाँ पे उत्तल जो है आपका छोटा बनाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अवतल जो होगा क्या होगा? अवतल दर्पण जो होगा आप यहाँ का क्या हो जाएगा? आंसर इसका अवतल दर्पण होगा। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं 18 नंबर के प्रश्न के साथ। क्या आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों आप पढ़े हैं शानदार तरीके से कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वह मात्र 2 नियम है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है जरा गौर फरमाइएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। जब प्रकाश की किरण जो है ना हवा से कांच में प्रवेश करने लगती है तो वह मुड़ जाती है किधर, अभिलंब के निकट वह जो है मुड़ जाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यहाँ तक 19 नंबर के प्रश्न को डाउट क्लियर है? अगर डाउट हो ना तो चैट सेक्शन में फटाफट से बताने की प्रयास कीजिएगा कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, हमको फिर से बताने की प्रयास कीजिए, तो हम आपको फिर से बताएंगे शानदार तरीके से। ठीक, फिर उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 19 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे साक्षात ये रहा। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा में जो वो जो लेंस लगा हुआ रहता है ना, वह कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है उसमें। ठीक दोस्तों, समझ के अर्थात कहने का अर्थ है आपका जो आप जिस कैमरा से फोटो लेते हैं, मोबाइल वाला कैमरा नहीं, वो आपका डीएसएलआर हो गया, ठीक ना, आपका 4K कैमरा हो गया या फिर छोटा मोटा कैमरा हो गया, उसमें जो आपका लेंस लगा हुआ रहता है वह उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा विकल्प के साथ। तो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? मिरर का मतलब दर्पण ही होता है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक ना, समझ गए? ये कोई दिक्कत नहीं है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 22 नंबर के प्रश्न के साथ कि आपके स्क्रीन पे ये रहा विकल्प के साथ। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? दोस्तों वक्रता त्रिज्या का जब फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, ठीक ना। जब आप दूरी यानी कि r बराबर 10 दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है आप जानते ही हैं, ठीक ना, 2r होता है शायद, ठीक ना। तो चलिए हमको तो जानकारी नहीं, लेकिन हम आपको फिर भी बताने की प्रयास करेंगे यहाँ पे कि आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है। तो ये रहा विकल्प के साथ आपका 23 नंबर का प्रश्न, ठीक ना। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना भैया, उसको निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। निर्गत किरण जैसे ही आया, समझ लीजिए आप अपना दिमाग में एक फोटो बना लीजिए कि निर्गत किरण आया तो अगर वह अभिलंब के बीच में अगर कोण बनाएगा तो उस कोण को निर्गत कोण ही कहेंगे। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग तक 23 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि किस दर्पण का उपयोग होता है या फिर किस लेंस का उपयोग होता है? तो दोस्तों वहां पे तो दर्पण का उपयोग होगा नहीं, ठीक, वहां पे लेंस का ही उपयोग होगा। ठीक, तो चलिए आप बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वह उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यह चीज याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों किस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वह अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए कि अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस में बनता है। ठीक ना, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा 26 नंबर के प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि परावर्तन के नियम से आधारित होता है। तो दोस्तों परावर्तन के नियम से जो आपका आधारित होता है ना, वह परावर्तन कोण आपतन कोण सॉरी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका परावर्तन कोण जो होता है ना वह आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? परावर्तन के नियम पर यही एक आधारित होता है कि परावर्तन कोण जो है आपका वह अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है? अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक बताने की प्रयास कीजिएगा कि हमको यहाँ दिक्कत हुआ है, आप हमको फिर से बताने की प्रयास कीजिए तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक ना, समझ गए आप लोग? 26 नंबर के प्रश्न को। चलिए 26 पर देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है
विकल्प के साथ। तो दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो आपका उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपका सीधा होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग 27 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों वह 2 होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि क्या करा भैया 29 नंबर का प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह किस कौन सा दर्पण होता है या फिर कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों यहाँ पे लेंस ही होगा, तो हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा आपका, यानी कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग तक? शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक? शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में बेझिझक बताने की प्रयास कीजिएगा, ठीक। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 का प्रश्न क्या आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 31 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? दोस्तों 100 से याद रखिएगा कि 100 सेंटीमीटर, 1 से याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक। समझ गए आप लोग? यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह प्लस 100 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवतः क्या होगा? दोनों अवतल लेंस होगा या फिर दोनों उत्तल लेंस होगा या फिर अवतल दर्पण होगा या फिर सॉरी अवतल या फिर दर्पण अवतल होगा या फिर लेंस उत्तल होगा? तो दोस्तों हम आपको बताने के प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो आपको हम बताएंगे कि दोनों गोलीय दर्पण है, ठीक ना, तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस जो है आपका दोनों उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ गए? याद रखिएगा। समझ गए ना? चलिए कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा, ठीक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 33 का प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है अब हम बताने के प्रयास करेंगे हम आपको कि प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं वह कितने होते हैं। तो दोस्तों वह भी आपका 2 ही नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का भी, ठीक ना। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, ठीक दोस्तों। बस चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है 34 नंबर का प्रश्न कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का नाम होता है। तो दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो नाम होता है ना वह साइन आई बटे साइन आर होता है, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग? साइन आर बटे साइन आई बटे साइन आर, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से। साइन आर नहीं कीजिएगा, पहले पहले साइन आई कीजिएगा, उसके बाद साइन आर कीजिएगा बटे में, ठीक ना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 35 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसको उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, कहने का अर्थ यही हुआ कि आपका उत्तल लेंस जो होता है ना किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस उसको कहा जाता है जो किनारा में मोटा होता है और बीच में पतला होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक ना। समझ गए आप? अवतल लेंस कहते हैं, ठीक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, ठीक दोस्तों। तो चलिए 36 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यम का बराबर होता है। तो दोस्तों v बाई यू का बराबर होता है, ठीक ना, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता, ठीक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है, ठीक ना। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम तो यहाँ पे आपको जो है इसमें बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं। जब आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो तब आपको वहां जो है आपको सोल्व करना होगा शानदार तरीके से, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग? 37 नंबर के प्रश्न का हम आपको उत्तर बताएंगे यहाँ तक शानदार तरीके से
कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो R बराबर 2F होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 37 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 38 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का? तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, था मैं आपको बताऊंगा कि सोलर कुकर में जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग 38 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 39 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके साक्षात प्रश्न है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 39 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब जब बनेगा तो आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके साक्षात प्रश्न। दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है, या फिर छोटा और वास्तविक होता है, या फिर छोटा और काल्पनिक होता है, या फिर बड़ा और काल्पनिक होता है? तो दोस्तों इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह बड़ा और वास्तविक हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? यानी कि उत्तल लेंस में जब कोई भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है F और 2F के बीच तो रखा जाए उसको, तब तो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? 40 नंबर के प्रश्न को कोई डाउट नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि तो बकड़ीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? तो दोस्तों तो बकड़ीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर आपको पता है ना तो फटाफट से कमेंट में इसका उत्तर बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूं कि दो वक्रता पृष्ठों से घिरे ठोस ठोस माध्यम को कहा जाता है गोलीय लेंस। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? शानदार तरीके से गोलीय लेंस कहते हैं किसको है? तो बकड़ीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? शानदार तरीके से। चलिए सॉरी दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ बकड़ित हो कहलाता है? तो दोस्तों वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ बकड़ित हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, उस दर्पण को क्या कहते हैं? दोस्तों उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक ना, समझ गए आप लोग? जो बाहर की तरफ बकड़ित हो और अंदर में रजित किया हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण जो बाहर यानी कि अंदर की तरफ क्या किया हो, बकड़ित हो, और बाहर की तरफ रजित हो यानी कि रंग किया हुआ हो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग 42 नंबर के प्रश्न को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न, क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, अर्ध गोलार्ध कहा जाता है, या फिर अक्ष कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं ना इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की प्रयास कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपका समय हो गया अब समाप्त। हम आपको बताने की प्रयास करेंगे यहाँ पे, यानी कि हम आपको शानदार तरीके से बता रहे हैं इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो कहा जाता है दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गया? पोल तो पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए 43 नंबर के प्रश्न को। पहले प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे शायद साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई लेंस जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? मीटर में हो जाता है, सेंटीमीटर में हो जाता है, या फिर मिलीमीटर में हो जाता है, या फिर मात्रक वाहिनी में हो जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मात्रक वाहिनी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? शानदार तरीके से, यानी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्र वाहिनी हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 45 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो कहा जाता है वह आपका प्रकाशित
प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 45 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 46 नंबर प्रश्न के साथ, क्योंकि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा भैया। ठीक ना, चलिए 40 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दोस्तों क्या आपको पता है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र, सूत्र नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ना, कभी कभी हो जाता है दोस्तों। ठीक ना, तो चलिए दर्पण सूत्र क्या आपको पता है? नहीं है पता तो चलिए हमें ना टेंशन नहीं लेना है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/f बराबर 1/f। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। 1/v प्लस 1/u प्लस 1 बराबर 1/f। ठीक, समझ गए आप लोग, दर्पण सूत्र यही होता है। ठीक, यानी कि ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए। चलिए मेरे द्वारा अगर बताया गया अगर गलत लगा हो तो आप खुद से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक ना, चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको कौन सा लेंस पसंद करना होगा? जब आप छोटे अक्षर को पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको उस समय दिखाई नहीं पड़ता है तो आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमको जो लेना पसंद होगा वह आप कहेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, क्या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे, जिससे हमको साफ साफ सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगा। वह छोटा छोटा अक्षर जो हम पढ़ नहीं पाते थे, अब वो हमको शानदार तरीके से दिखाई देगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 47 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 48 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी अक्षर से क्या कहा जाता है? निरूपित किया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 49 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि क्या कर रहा है भैया, 49 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की ढाल नहीं चाल क्या होती है। ठीक दोस्तों, टाइपिंग में जरा मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। ठीक ना, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे कि आपका निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 गुना 108 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न क्योंकि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, यानी कि अवतल दर्पण से किसी भी चीज को अगर हम देखेंगे ना, किसी भी वस्तु को, तो वह बड़ा दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक दोस्तों, समझ गए। और उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ, बड़ा नहीं दिखाई देगा, वो छोटा दिखाई देगा। ठीक ना, समझ गए आप लोग, दूर तक दिखाई देगा। ठीक, समझ गए। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो बड़ा चीज दिखाने का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए, यानी कि दांत के विशेषज्ञ यानी कि जो डॉक्टर दांत का ऑपरेशन करता है उसको किस दर्पण का जरूरी पड़ता है। तो दोस्तों उसको जो है अवतल दर्पण का जरूरी पड़ता है। ठीक, समझ गए 50 नंबर के प्रश्न को शानदार तरीके से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा। ठीक ना, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, फिर सभी होती है। तो दोस्तों हम आपको बताने के प्रयास करेंगे, आपका जो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 52 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा भैया, क्या कर रहा है 52 नंबर का प्रश्न। प्रश्न यही है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, यह चीज ध्यान रखिएगा। ठीक ना, समझ गए आप लोग। 52 नंबर के प्रश्न को, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 53 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा भैया, क्या कर रहा है 53 नंबर का प्रश्न। तो चलिए 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है भैया कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। तो दोस्तों उसकी प्रकृति कैसे होती है? आभासी एवं सीधी होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग।
शानदार तरीके से 53 नंबर के प्रश्न को अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे ना तो चैट सेक्शन में जरूर से बताने की प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 53 के बाद 54 नंबर का प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 54 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाश के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है। दोस्तों, वो जो आपका आकृति होती है ना, वह आपका आभासी और सीधी होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से 54 नंबर के प्रश्न को। चलिए 54 नंबर के बाद देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न, जो कि आपकी ये रहा विकल्प के साथ। दोस्तों 55 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वह अनंत पर होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए, वह अनंत पर होती है उसकी स्थिति। ठीक, समझ गए, कोई डाउट नहीं है इसमें भाई। डाउट की क्या बात है, हमको आपको पता रहना चाहिए यह सब चीज यार। ठीक ना, ये सब चीज जब आपको पता रहेगा तभी आप बना सकते हैं। के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैप्टर पढ़ना होगा शानदार तरीके से, एक एक चीज को पढ़ना होगा। तो आप पढ़िए शानदार तरीके, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, फटाफट से एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका शानदार तरीके से। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, समझ गए, तो चलिए देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 56 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कैसी होती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जब प्रतिबिंब की स्थिति होती है ना, तब आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर होता है, या फिर फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में होता है, फिर अनंत पर होता है, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह भी अनंत पर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से 56 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसी होती है। तो दोस्तों, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है ना आपका, वह प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 57 नंबर के प्रश्न को। कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, ये सब आपका भाषा है। ठीक, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात ये रहा विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। दोस्तों, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वह आपका जो होता है वह आपका फोकस पर होता है, ऐसा होता है। समझ गए आप लोग 58 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए 59 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की क्या होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब फोकस पर होती है, याद रखिएगा। ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश जो होती है ना, वह किरणें अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण करता है, यही 7 रंग। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से 60 नंबर के प्रश्न को। ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस 60 के 60 प्रश्न में। अगर आपको लगता हो कि कहीं दिक्कत हुआ है तो आप चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिएगा, और आप बताइएगा जरूर हमको यहाँ दिक्कत हुआ है, तभी ना आपको जो है फिर सॉल्यूशन मिलेगा भैया। फिर आप कहाँ ढूंढने जाइएगा। ठीक ना, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ 60 का 60 प्रश्न ऐसे ही नहीं बताया गया है, इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे इन 60 प्रश्न के उत्तर भी आपको शानदार तरीके से बताया गया है। ठीक दोस्तों, जो कि आपका यही इसलिए दिया गया है कि जो कि आपका जो पढ़ाई है वह आपका डिस्टर्ब नहीं हो कहीं पे, और आप जो है शानदार तरीके से पढ़ाई को जो है
जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्त लोग, अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो क्लास ना, तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। और कमेंट में यह लिखना मत भूलिएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक ना। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ तक इस क्लास को देख चुके हैं, इस वीडियो को देख चुके हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा जमकर लाइक, ठीक ना। और इस वीडियो को अगर अब तक आप शेयर नहीं किए तो भैया देख क्या रहे हैं, प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक ना। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, इससे होगा क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक दोस्तों, समझ गए। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल्चरल क्लासेस की इन सारे प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, भैया जुड़ जाइए, ठीक ना। जैसे यूट्यूब हो गया, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये सब में आप जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तब आपको पीडीएफ का भी अगर होगा तो वो अनाउंसमेंट उसमें कर देंगे, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्त लोग, हम लोग जो है अब यहीं पे क्लास को स्थगित करने वाले हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे, ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए राधे राधे सभी दोस्तों को।